हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो फाइनली गाइस, आपने 2-3 वीडियो में देखा होगा। अभी हमारा कक्षा 12 का इतिहास है, वही सिलेबस चल रहा है। तो अभी चैप्टर 1 चल रहा है, ईंट मन की तथा अस्थियाँ। तो ये चौथा पार्ट है। तो 3 पार्ट और मैंने बना दिया था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो आज हमारा हेडिंग है प्राचीन सत्ता, तो वहीं से चलेगा। चलिए देखते हैं। तत्कालीन हड़प्पाई समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित करने के संकेत मिलते हैं। उदाहरणतः हड़प्पाई पुरावस्तु में असाधारण एकरूपता निर्भांडों, मुहरों, पाटों तथा ईंटों में देखने को मिलती है। इस संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यद्यपि ईंटों का उत्पादन किसी एक केंद्र पर नहीं होता था, फिर भी जम्मू से गुजरात तक के क्षेत्र समस्त क्षेत्र में ईंटों के आकार का अनुपात समान था। उल्लेखनीय है कि पृथक पृथक कारणों से बस्तियां विशेष स्थान पर आवश्यकता अनुसार स्थापित की गई थी। इसके अलावा ईंटें बनाने और विशाल दीवारें तथा चबूतरों के निर्माण के लिए श्रम संगठित किया गया था। आपका अगला हेडिंग है प्रसाद तथा शासक। हड़प्पा के पुरातात्विक अवशेष सत्ता के केंद्र अथवा सत्ताधारी लोगों के विषय में हमें कोई स्पष्ट उत्तर नहीं देते। पुरातात्विज्ञ ने मोहनजोदड़ो में मिले एक विशाल भवन को एक प्रसाद की संज्ञा दी है, लेकिन राज प्रसाद से संबंध कोई भव्य वस्तु नहीं मिली है। एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है। यह नाम आज भी प्रचलित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पुरातात्विक मेसोपोटामिया के इतिहास तथा वहाँ के पुरोहित राजा में परिचित थे और उन्होंने यह समानताएं हड़प्पा सभ्यता में ढूंढी। लेकिन हड़प्पा सभ्यता की आनुष्ठानिक प्रथाएं अभी तक ठीक ढंग से समझी नहीं जा सकी और न ही उन्हें जानने के साधन हमारे पास उपलब्ध हैं कि उस समय जो लोग धार्मिक अनुष्ठानों का संपादन करते थे, उन्हीं के पास राजनीतिक सत्ता केंद्रित होती थी। कुछ पुरातत्वों का ऐसा विचार है कि हड़प्पाई समाज में कोई शासक नहीं था तथा सभी सामाजिक स्थिति समान थी। कुछ अन्य पुरातत्व यह मानते हैं कि हड़प्पाई समाज में कोई नहीं बल्कि कई शासक थे, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि के पृथक पृथक शासक होते थे। जबकि कुछ विद्वान पुरावस्तु में समानताओं, नियोजित बस्तियों के साक्ष्यों, ईंटों के आकार में निश्चित अनुपात तथा बस्तियों के कच्चे माल के स्रोतों के समीप संस्थापित होने से अनुमान प्रकट करते हैं कि इस सभ्यता के सभी क्षेत्र एक ही राज्य के अंतर्गत थे। उपरोक्त समस्त विवेचन के विश्लेषण से अंतिम परिकल्पना ही सबसे युक्तिसंगत प्रतीत होती है, क्योंकि व्यवहारिक रूप से यह संभव नहीं लगता कि कोई निर्णय पूरे समुदाय द्वारा लिया जाता हो तथा इसके क्रियान्वित किया जाता हो। आपका अगला हेडिंग है सभ्यता का अंत। हड़प्पा सभ्यता से मिले पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार लगभग 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में ज़्यादातर विकसित हड़प्पा स्थलों का परित्याग कर दिया गया था। इसके साथ ही गुजरात, हरियाणा तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश की नई बस्तियों में जनसंख्या बढ़ने लगी थी। ऐसे ही पुरातात्विक अनुमान हैं कि उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रहे होंगे। कुछ चुने हुए हड़प्पा स्थलों की भौतिक संस्कृति में परिवर्तन आया था, जो जैसे सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तुओं, बाटों, मुहरों तथा विशिष्ट मानकों का समाप्त हो जाना, लेखन, लंबी दूरी का व्यापार तथा शिल्प विशेषज्ञता भी समाप्त हो गई। प्राय थोड़ी वस्तुओं के निर्माण हेतु थोड़ा ही माल प्रयोग में लाया जाता था। आवास निर्माण की तकनीकों का ह्रास हुआ तथा बड़ी सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण अब समाप्त हो गया। सम्मिलित रूप से पुरावस्तियाँ तथा बस्तियाँ इन संस्कृतियों में एक ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत करती हैं। इन संस्कृतियों को उत्तर हड़प्पा अथवा अनुवर्ती संस्कृतियाँ भी कहा गया। हड़प्पा सभ्यता के अंत के संबंध में कई विचार प्रस्तुत किए गए। इनमें जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, अत्यधिक बाढ़, नदियों का सूख जाना, मार्ग बदल लेना तथा भूमि का अत्यधिक उपयोग शामिल है। इनमें से प्रमुख कारण कुछ बस्तियों के संदर्भ में तो ही सही हो सकते हैं, लेकिन पूरी सभ्यता के पतन की व्याख्या नहीं करते हैं। संभवतः एक सुदृढ़ एकीकरण तत्व के दुर्बल होने के कारण हड़प्पाई राज का अंत हो गया। मुहरें, लिपि, विशिष्ट मनके तथा मृदभांडों के लोप, मानकीकृत बाँट प्रणाल के स्थान पर स्थानीय बाटों के प्रयोग, शहरी के पतन तथा परित्याग जैसे परिवर्तनों से इस तर्क को बल मिलता है। भारतीय उपमहाद्वीप को पूर्णतः पृथक क्षेत्र में नए शहरों के विकास के लिए एक शताब्दी से भी अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। आपका अगला हेडिंग है हड़प्पा सभ्यता की खोज। जब हड़प्पा सभ्यता के शहर नष्ट हो गए थे तो लोग धीरे धीरे उनके विषय में सब कुछ भूल गए। सहस्त्राब्दियों बाद जब लोगों ने इस क्षेत्र में रहना आरंभ किया, तब वे यही नहीं समझ पाए कि
बाढ़ या मिट्टी के कटाव के कारण अथवा खेत की जुताई के समय या फिर खजाने की खुदाई के समय धरती की सतह पर यदा कदा आने वाली अपरिचित पुरावस्तुओं का अर्थ क्या है, क्या लगाया जाए। कनिंघम का भ्रम। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल कनिंघम ने 19वीं शताब्दी के मध्य जब पुरातात्विक उत्खनन शुरू किया तब पुरातात्विक अपने अन्वेषणों के मार्गदर्शन के लिए लिखित स्रोतों, साहित्य तथा लेख का प्रयोग करने में अधिक रुचि रखते थे। कनिंघम महोदय की रुचि भी प्रमुखतः आरंभिक ऐतिहासिक लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4ठी शताब्दी ईसावी तक उसके बाद के कालों से संबंधित पुरातत्व में भी थी। आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए उन्होंने 4ठी से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच उपमहाद्वीप में आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों का प्रयोग किया। कनिंघम ने अपने सर्वेक्षणों के दौरान मिले अभिलेखों का संग्रहण किया, प्रलेखन तथा अनुवाद भी किया। उत्खनन के समय वे ऐसी पुरावस्तुओं को खोजने का प्रयास करते हैं जो उनके विचार में सांस्कृतिक महत्व की थी। 19वीं शताब्दी में हड़प्पा पुरास्थल से मिलने वाली वस्तुओं की प्राचीनता का कनिंघम महोदय ने अनुमान लगा सके। एक अंग्रेज ने जब कनिंघम महोदय को हड़प्पाई सभ्यता की एक मुहर दी तो भी कनिंघम महोदय उसकी प्राचीनता का ठीक ढंग से अनुमान लगाने से चूक गए, क्योंकि उनका मानना था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभिक गंगा घाट में पनपने पहले शहरों के साथ ही हुआ था। पुरास्थल, टीले स्तर, पुरातात्विक पुरास्थल वस्तुओं और संरचनाओं के निर्माण, प्रयोग और फिर उन्हें त्याग दिए जाने से बनती है। जब लोग एक ही स्थान पर नियमित रूप से रहते हैं तो भूमि खंड के अनवरत उपयोग तथा पुनः उपयोग से आवासीय मलबों का निर्माण हो जाता है, जिन्हें टीला कहते हैं। अल्पकालीन या अस्थायी परित्याग की स्थिति में हवा या पानी की क्रियाशीलता और कटाव के कारण इन टीलों में मिले स्तरों से प्राप्त प्राचीन वस्तुओं से आवास का पता चलता है। भूमि खंड के स्वरूप में परिवर्तन आ जाता है। यह स्तर एक दूसरे से रंग, प्रकृति और इनमें मिली पुरावस्तु के संदर्भ में भिन्न होते हैं। परित्यक्त स्तरों, जिन्हें बंजर स्तर कहा जाता है, की पहचान इन सभी लक्षणों के अभाव से की जाती है। प्रायः सबसे निचले स्तर प्राचीनतम और सबसे ऊपरी नवीनतम होते हैं। इन स्तरों के अध्ययन को स्तर क्रम विज्ञान कहा जाता है। आपका अगला हेडिंग है एक नवीन प्राचीन सभ्यता। पुरातात्विक दयाराम साहनी ने 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में हड़प्पा की मोहरें खोज निकाली, जो निश्चय ही आरंभिक ऐतिहासिक स्तरों से कहीं अधिक प्राचीन स्तरों से संबद्ध थी। एक अन्य पुरातात्विक राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा से मिली मोहरों के समान मोहरें मोहनजोदड़ो से खोज निकाली, जिससे यह अनुमान लगाया गया है कि ये दोनों पुरास्थल एक ही पुरातात्विक संस्कृति के भाग थे। इन्हीं खोजों के आधार पर 1924 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने एक पूरे विश्व में सम्मुख सिंध घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी में एस राव ने लिखा कि मार्शल ने भारत को जहां पाया जाता था उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि मेसोपोटामिया के पुरास्थलों में हुए उत्खननों से हड़प्पा पुरास्थलों में मिली मोहरों जैसी पर तब तक पहचानी न जा सकी मोहरें मिली थी। इस प्रकार विश्व को न केवल एक नई सभ्यता की जानकारी मिली, पर यह भी कि वह मेसोपोटामिया के समकालीन थी। जॉन मार्शल का कार्यकाल भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के लिए डायरेक्टर जनरल के रूप में यथार्थ में भारतीय पुरातत्व में व्यापक परिवर्तन का काल था। जॉन मार्शल भारत में कार्य करने वाले पहले पेशेवर पुरातात्विक थे वे यहाँ यूनान तथा क्रीट में अपने कार्यों का अनुभव भी लाए। कनिंघम की तरह उन्होंने भी आकर्षक खोजों में रुचि थी, लेकिन उनमें दैनिक जीवन की पद्धतियों को जानने की उत्सुकता थी। जॉन मार्शल पुरास्तर के स्तर विन्यास को पूर्णतः अनदेखा कर पूरे टीले में उसका परिणाम वाली नियमित 37 इकाइयों के साथ साथ उत्खनन करने का प्रयास करते थे। इसका निहितार्थ यह हुआ कि पृथक पृथक स्तरों से संबद्ध होने पर भी एक इकाई विशेष प्राप्त सभी पुरावस्तुओं को सामूहिक रूप से वर्गीकृत कर दिया जाता था। परिणाम स्वरूप इन खोजों के संदर्भ विषय में बहुमूल्य जानकारी सदैव लुप्त हो जाती थी। नए तकनीकें तथा प्रश्न R.M. व्हीलर 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बनने पहचाना कि एक समान 37 इकाइयों के आधार पर उत्खनन के बजाय टीले स्तर विन्यास का अनुसरण करना अधिक आवश्यक था। हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक सीमाओं का आज तक राष्ट्रीय समस्याओं से नामात्र का संबंध था, किंतु उपमहाद्वीप के विभाजन तथा पाकिस्तान के बनने के पश्चात सभ्यता के प्रमुख स्थल अब पाकिस्तान के क्षेत्र में हैं। इसी कारण से भारतीय पुरातत्व ने भारत
में पुरास्थलों को चिन्हित करने का प्रयास किया। कच्छ में अनेक हड़प्पाई बस्तियां प्रकाश में आई तथा पंजाब और हरियाणा में किए गए अन्वेषणों से हड़प्पा स्थलों में सूची अनेक नाम जैसे कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ और हाल में हुए धौलावीरा की खोज, वहाँ हुए अन्वेषण तथा उत्खननों इन्हीं प्रयासों का भाग है। 1980 के दशक से हड़प्पाई पुरास्थल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रुचि लगातार बढ़ती रही। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थानों पर उपमहाद्वीप तथा विदेशी विशेषज्ञ संयुक्त रूप से कार्य करते रहे। वे आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का भी प्रयोग करते, जिन्हें मिट्टी, पत्थर, धातु की वस्तुओं तथा वनस्पति और जानवरों के अवशेषों प्राप्त करने के लिए सतह का अन्वेषण और साथ ही उपलब्ध साक्ष्य के प्रत्येक सूक्ष्म टुकड़े का विश्लेषण सम्मिलित है। अन्वेषणों भविष्य में रोचक परिणामों की आशा दिलाते हैं। आपका अगला हेडिंग है अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्याएं। हड़प्पाई लिपि से इस प्राचीन सभ्यता को जानने में कोई सहायता नहीं मिली, लेकिन ये भौतिक साक्ष्य हैं जो पुरातात्विक को हड़प्पाई जीवन को ठीक प्रकार से पुनर्निर्मित करने में सहायक होते हैं। ये वस्तु मृदभांड और जारों, आभूषण, घरेलू सामान हो सकती हैं। कपड़ा, चम्मच, लकड़ी तथा सरकंडा जैसे जैविक पदार्थ प्रायः सड़ जाते हैं। विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो वस्तुएं सुरक्षित बच जाती है उन्हें पत्थर, पक्की मिट्टी तथा धातु स्मरणीय है कि केवल टूटी हुई अथवा अनुपयोगी वस्तुओं ही फेंकी जाती थी। संभवतः अन्य वस्तुएं पुनर्चक्रित हो जाती थी। फलस्वरूप जो बहुमूल्य वस्तुएं अक्षत अवस्था में मिलती हैं, जो अतीत में खो गई थी या फिर संचयन के पश्चात कभी फिर से प्राप्त नहीं की गई थी। खोजों का वर्गीकरण। अगला हेडिंग है पुरावस्तु की पुनः प्राप्ति पुरातात्विक उद्यम की शुरुआत मात्र है। इसके बाद पुरातात्विक अपनी खोजों को वर्गीकृत करते हैं। वर्गीकरण का एक सामान्य सिद्धांत प्रयुक्त पदार्थों जैसे पत्थर, मिट्टी, धातु व अस्थि, हाथी दांत आदि के संबंध में होता है। पुरातात्विक को यह तय करना पड़ता है कि उदाहरणतः कोई पुरावस्तु एक औजार या एक आभूषण है, फिर दोनों अथवा अनुष्ठानिक प्रयोग के कोई वस्तु किसी वस्तु की उपयोगिता की समझ प्राय आधुनिक समय में प्रयुक्त वस्तुओं से उनकी समानता पर आधारित होते हैं। मनके, चक्कियाँ, पत्थर के फलक तथा पात्र इसके स्पष्ट उदाहरण है। पुरातात्विक किसी पुरावस्तु की उपयोगिता को समझने का प्रयास उस संदर्भ के परीक्षण के माध्यम से भी करते हैं जिसमें वह मिली थी, जैसे वह घर, नाले, कब्र या मिट्टी में मिली हैं। यथाकथा पुराविदों को अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का आश्रय लेना पड़ता है। उदाहरणतः यद्यपि कुछ हड़प्पा स्थलों से कपास के टुकड़े मिले हैं, लेकिन पहनावे के विषय में जानने के लिए हमें प्रत्यक्ष साक्ष्यों जैसे मूर्तियों में चित्रण करना पड़ता है। आपका अगला हेडिंग है व्याख्या की समस्याएं। पुरातात्विक व्याख्या की समस्याएं संभवतः सर्वाधिक धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण के प्रयासों में सामने आती हैं। शुरुआती पुरातात्विक को लगता था कि कुछ वस्तुएं जो सामान्य और अपरिचित लगती थी संभवतः वे धार्मिक महत्व की होती थी। इन्हें आभूषणों से परिपूर्ण नारी की मूर्तिपूर्ण, जिन्हें कुछ के शीर्ष भाग पर विस्तृत प्रसाधन थे, सम्मिलित है। इन सृजित नारी मूर्तियों को मार्त देवी की संज्ञा दी गई थी। पुरुषों की पत्थर से निर्मित दुर्लभ मूर्तियों उन्हें एक लंब मानकृत मुद्रा में एक हाथ घुटने पर रखे हुए बैठी मुद्रा में दिखाया गया है। पुरोहित राजा को भी इसी प्रकार वर्गीकृत किया गया था। इस काल में कई संरचनाओं को भी अनुष्ठिक महत्व का माना गया है। इनमें विशाल स्नानागार तथा कालीबंगन और लोथल से मिली वेदियाँ सम्मिलित हैं। मुहरों, जिनमें से कुछ पर संभवतः अनुष्ठान के दृश्य बनने के परीक्षण से धार्मिक आस्थाओं और प्रथाओं को पुनर्निर्मित करने का प्रयास भी किया गया है। इस कालखंड में कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जिन पर पेड़ पौधे उत्कीर्णित हैं, मान्यता अनुसार प्रकृति की पूजा के संकेत देते हैं। मुहरों पर बनाए गए कुछ जानवर जैसे कि एक सींग वाला जानवर, जैसे प्रायः एक सिंही कहा जाता है, कल्पी तथा संश्लिष्ट लगते हैं। कुछ मुहरों पर एक आकृति जैसे पालथी मारकर योगी मुद्रा में बैठे दिखाया गया है और कभी कभी जिसे जानवर अद्वैत दर्शाया गया है को अर्थात हिंदू धर्म के प्रमुख देवता में से एक आरंभिक रूप की संज्ञा दी गई है। इसके अलावा पत्थर की शंखाकार वस्तुओं को लिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो फाइनली गाइस चैप्टर 1 समाप्त हो चुका है। इसमें किसी प्रकार की गलती हो तो क्षमा चाहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।